और कल्चरल सांस्कृतिक डेवलपमेंट होना, ठीक है। और उसके बाद कानून का शासन, यानी कि शासन जो है वो कानून के साथ करना, और जो यूनाइटेड नेशंस के जो कायदे कानून हैं उसके आधार पर ये जो पांचों देश, जो आसियान का जो उद्देश्य है उसके अकॉर्डिंग काम करना। बाद के वर्षों में और धीरे धीरे जब ये ऑर्गेनाइजेशन बन गया, ये संगठन बन गया, तो बाद में और देशों ने इसको ज्वाइन किया, और बाद में जो 5 देश और जो ज्वाइन करने वाले थे वो थे, एक तो आपका ब्रुनई दारुसलाम, देन वियतनाम, देन लाओस, म्यांमार जो कि पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था, और कंबोडिया। और इस तरह से इसकी जो नंबर्स थे, जो पहले 5 थे, वो नंबर्स बढ़ करके क्या हो गए, 10 हो गए। अब जो मेन चीज़ है इस पैराग्राफ के अंदर, वो मेन चीज़ ये है कि आप इस चीज़ को ध्यान में रखना कि ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके आसियान के। एक्सीलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, सबसे पहले तो इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना, तेज़ करना। जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो स्लो चल रही थी उसको एक्सीलरेट करना, बढ़ाना। सेकंड है सोशल प्रोग्रेस, यानी कि समाज की प्रोग्रेस करना। और थर्ड है कल्चरल डेवलपमेंट, मींस सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को हासिल करना। तो ये 3 उद्देश्य मेन थे। सबसे पहले तो इकोनॉमिक ग्रोथ, सेकंड सोशल, और थर्ड सामाजिक, कल्चरल। गॉट इट। शुरू में 5 देशों ने स्टार्ट की थी और बाद में इसको 5 ने और ज्वाइन कर लिया, तो कितने हो गए, 10 देश हो गए। क्लियर? एनी क्वेश्चन? क्लियर हो गया सबको? कैन यू हियर मी? आ रही है मेरी आवाज़? बेटा चैट ऑप्शन पे लिख डाल दीजिए आपको कुछ। यशस्वी नॉट क्लियर सर, ओके। बेटा ये जो आसियान है इसका ये कब बना, 1961 में। बेटा वॉइस का तो आप प्लेस चेंज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से दूसरों तक सही जा रही है और आप तक नहीं आ रही है, तो इसका मतलब आप में नेट प्रॉब्लम है रहना। 1967 में इस क्षेत्र में 5 देशों ने मिलकर के बैंकॉक घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, एक संगठन बनाया, आसियान। और ये 5 देश थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। और आसियान का जो मेन ऑब्जेक्टिव था, वो ऑब्जेक्टिव है, जब बना था उस समय, एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ, थी, सेकंड सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स था आसियान। और किस पे चलने के लिए, जो लॉज थे और जो यूनाइटेड नेशंस ने जो चार्टर इशू कर रखा था उसके ऊपर चलते हुए ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाना है। शुरू के अंदर 5 देश थे, बाद में 5 देश और मिल गए, तो ये कितने देश हो गए, अब क्या है, 10 देश है। क्लियर? समझ में आ गया? गॉट इट? देन अनलाइक द यूरोपियन Union, there is little desire in ASEAN for supranational structures and institutions.
Asian countries have celebrated what has become known as the Asian Way, a form of interaction that is informal, non-confrontationist, and cooperative. The respect of national sovereignty is critical to the function of ASEAN. अब यूरोपियन संघ की तरह यानी कि यूरोपियन यूनियन की तरह एशियान ने खुद को सुप्रा नेचुरल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाया, ठीक है, या उसकी तरह बनने की कोशिश भी नहीं की। जैसे ज़्यादातर यूरोपियन यूनियन में अपन ने देखा कि ज़्यादातर व्यवस्थाएं, ज़्यादातर सिस्टम्स किसने अपने हाथ में ले रखे? यूरोपियन यूनियन ने अपने हाथ में ले रखे हैं। बट यहाँ पे जो एशियन कंट्रीज़ है, इन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को सुप्रा नेचुरल नहीं बना करके, सुप्रा नेशनल नहीं बना करके अपने हाथ में लेने, जो भी सिस्टम्स थे उनको अपने हाथ में लेने की का लक्ष्य इनका नहीं था। यानी कि जैसे सारे देश बन गए और उनका एक ही जगह हो गया, ऐसा नहीं था। इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन तो बनाया बट टू हेल्प ईच अदर, कि हमारा डेवलपमेंट हो, इस रीजन का डेवलपमेंट हो, यहाँ के लोगों को के पास एम्प्लॉयमेंट हो और गरीबी हट जाए, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट हो, इस तरह की हेल्प करने का इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाया। यूरोपियन संघ की तरह नहीं कि अपने हाथ में ले लिया सब कुछ। और अनौपचारिक टकराव रहित, जैसे मैंने बताया था, कोई आपस में कोई टकराव नहीं होना चाहिए और सब काम मेल मिलाप से करना चाहिए का नया उदाहरण पेश करके आसियान ने काफ़ी नाम कमाया। और ये एग्ज़ाम्पल पेश करके दुनिया के सामने कि एक दूसरे के सहयोग करके, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से रह करके एक दूसरे को आगे बढ़ाना, उस एरिया को डेवलप करना, इस कारण से एशियन ने क्या पूरी दुनिया के अंदर काफ़ी यश कमाया, काफ़ी नाम कमाया। और इसको कहा भी जाने लगा कि अगर काम करना है तो किस वे से करो? एशियन वे से, यानी कि एशियन शैली से काम कीजिए। आसियान के कामकाज में राष्ट्रीय सम्मान करना बहुत महत्वपूर्ण रहा है। और जब एशियन ने काम करना शुरू किया तो एक ही देश नहीं था, शुरू में 5 थे, फिर 10 हुए। तो एक दूसरे के देश का सम्मान करना वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है। क्यों? क्योंकि जब अपन एक दूसरे के देश को सम्मान करेंगे तो अपन दूसरे से क्या कर सकते हैं? सहयोग की अपेक्षा भी कर सकते हैं और उससे मेल मिलाप करने की अपेक्षा भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही वहाँ के जो इन्होंने जब ये एशियन बनाया तो इन्होंने सबसे जो इनका इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो कि एक दूसरे के राष्ट्रों को सम्मान देना, उसकी रिस्पेक्ट करना। क्लियर? क्लियर हो गया? Okay. With some of the fastest growing economies in the world, ASEAN broadened its objectives beyond the economic and social spheres in 2003. ASEAN moved along the path of EU by agreeing to establish an ASEAN community comprising 3 pillars, namely the Asian Security Community, the ASEAN Economic Community and the ASEAN Socio-Culture Community. अब दुनिया में सबसे तेज़ रफ्तार से आर्थिक तरक्की करने वाले सदस्य देशों का समूह आसियान ने अब अपने उद्देश्यों को आर्थिक और सामाजिक दायरे से ज़्यादा व्यापक बनाया। अब दुनिया में सबसे तेज़ गति से क्या करने वाला? इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने वाला जो आसियान है, उस अब इन एशियन कंट्रीज़ ने क्या किया? अपने जो उद्देश्य थे, इनके जो उद्देश्य थे उनको थोड़ा और ज़्यादा आगे बढ़ाया। अभी जो अपन ने उद्देश्य पढ़े थे, ऑब्जेक्टिव्स 3 थे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड कल्चरल डेवलपमेंट। इसके अलावा अब थोड़ा सा और आगे बढ़ाया। 2003 में आसियान ने आसियान सुरक्षा समुदाय 2003 में यूरोपियन संघ की तरह क्या बनाया? आसियान सुरक्षा समुदाय मीन्स आसियान
सिक्योरिटी कम्युनिटी बनाई, और फिर आसियान आर्थिक समुदाय मीन्स आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई, फिर आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, एशियन सोशियो कल्चरल कम्युनिटी बनाई। और इस तरह से इन तीन, इसे क्या नाम दिया गया, थ्री पिलर्स, यानी कि ये आसियान के 3 पिलर्स हैं। जो ये 3 पॉलिसी जो बाद में बनाई, एक तो आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड आसियान सोशियो कल्चरल कम्युनिटी। ये क्या है, ये 3 पिलर्स कहा जाने लगा इनको आसियान समुदाय का, आसियान कम्युनिटी का। और ये कदम जो हैं कुछ हद तक किससे मिलते जुलते हैं, यूरोपियन यूनियन से मिलते जुलते हैं। क्लियर? कोई क्वेश्चन? क्लियर हो गया? ओके, अब अपन कल कंटिन्यू करेंगे इसको। कल ये ख़त्म हो जाएगा और जल्दी ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा सा ही बाकी, ज़्यादा लंबा नहीं है। बट इसमें जो ऐड हुआ है दैट इज़ न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, वो भी इसमें ऐड हुआ है, वो भी अपन देख लेंगे। बेटा नेट प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि क्या है, थोड़ी सी देर के अंदर मैं पढ़ा तो दूंगा, पर पहला भी बड़ा ही है। चलो पढ़ा देता हूँ। The Asian Security Community was based on the conviction that outstanding territorial disputes should not escalate into armed confrontation. By 2003, ASEAN had several agreements in place by which member states promised to uphold peace, neutrality, cooperation, non-interference, and respect for national differences and sovereign rights. The ASEAN Regional Forum, ARF, which was established in 1994, is the organization that carries out coordination of security and foreign policy. अब आसियान सुरक्षा कम्युनिटी, एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी विवादों को सैनिक टकराव तक ना ले जाने की सहमति पर आधारित है। तो अब जो अपन ने जो एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी के बारे में पढ़ा था, वो एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी क्या है कि सैनिक टकराव तक ना ले जाने की सहमति पर आधारित है। अगर किसी बात पे अगर आपको किसी से मतभेद हो गए तो सैनिक टकराव ना हो, यानी कि मिलिट्री लड़ाई ना हो। 2003 तक आसियान के सदस्य देशों में ने कई समझौते किए, जिनके द्वारा हर सदस्य देश ने शांति, निष्पक्षता, सहयोग, हस्तक्षेप को बढ़ावा देने और राष्ट्रों के आपसी अंतर तथा सोवरेनिटी के अधिकारों का सम्मान करने पर अपनी वचनबद्धता, यानी कि प्रॉमिस किया या वचनबद्धता जाहिर की। आसियान ने देशों की सुरक्षा और विदेश नीतियों में तालमेल बनाने के लिए 1994 में आसियान का क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई।